नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोर्जिंग के बारे में। सबसे पहले अगर थोड़ा सा पहले रिवाइज करें तो हम जानेंगे कि रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं। बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस इन्वॉल्व shaping of materials to finished products which have small surface area to thickness और surface area to volume ratio। मतलब कि बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में मटेरियल्स को शेप देते हैं जिससे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल सके और उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस का रेशियो या फिर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का रेशियो काफी कम होता है। शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोड्यूसेस पार्ट्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो। इन शीट मेटल फॉर्मिंग थिकनेस वेरिएशंस आर नॉट डिजायरेबल। मतलब शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द्वारा ऐसे पार्ट्स बनाए जाते हैं जिनका सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो काफी ज्यादा होता है। शीट मेटल फॉर्मिंग में कभी भी शीट की थिकनेस वेरी करे ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग आर बेवरेज कैंस, ऑटोमोबाइल बॉडीज एक्सेट्रा। यानी कोल्ड ड्रिंक्स की जो कैंस होती हैं और ऑटोमोबाइल की जो बॉडी है उस पे जो चादर होती है, ये सब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में शीट मेटल फॉर्मिंग के एग्जाम्पल हैं। Bulk forming processes may be primary processes such as rolling of ingot to blooms or billets in which the cast metal is formed into semi-finished raw material. In secondary forming, the raw materials such as blooms, billets are converted into finished parts such as gears, wheels, spanners, etc. यानी बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि जो बड़ी सिल्लियां हैं उनको छोटे भागों में तोड़ना जिसमें कि कास्ट मेटल से सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल बनाया जाता है। सेकेंडरी फॉर्मिंग में रॉ मटेरियल्स जैसे कि ब्लूम्स और बिलेट्स को फाइनल फिनिश्ड पार्ट्स जैसे कि गियर्स, व्हील्स और स्पैनर्स में कन्वर्ट किया जाता है। रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग आर बल्क फॉर्मिंग प्रोसेसेस। बेसिकली अगर मैं बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करूं तो रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं। रोलिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। आज हम यहां पर पढ़ेंगे फोर्जिंग के बारे में। अब अगर फोर्जिंग के बारे में बात की जाए तो इन एशियंट टाइम्स forging was used for making coins, ज्वेलरी, वेपन्स। यानी पहले फोर्जिंग का इस्तेमाल सिक्के, ज्वेलरी और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। फोर्जिंग इज अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मटेरियल्स थ्रू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। यानी फोर्जिंग में मटेरियल्स डिफॉर्म होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस द्वारा। इट इज कैरिड आउट ईदर हॉट और कोल्ड। यानी हॉट फोर्जिंग होती है और कोल्ड फोर्जिंग होती है। हॉट फोर्जिंग इज डन एट टेम्परेचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर्स, टिपिकली 0.6 टाइम्स मेल्टिंग टेम्परेचर और अबव। हॉट फोर्जिंग नॉर्मली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर की जाती है जो कि करीब करीब 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल होता है। Warm forging is done in temperature range of 0.3 melting temperature to 0.5 melting temperature. Warm forging 0.3 times melting temperature से लेकर 0.5 times melting temperature के बीच में की जाती है। Cold forging room temperature पे की जाती है। Cold forging has advantages such as good surface finish, हाई स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर एक्यूरेसी। यानी कोल्ड फोर्जिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो हैं बहुत अच्छी सरफेस फिनिश, अच्छी स्ट्रेंथ और बहुत अच्छी
accuracy. Hot forging requires lower loads because flow stresses gets reduced at higher temperatures. यानी हॉट फोर्जिंग में कम लोड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फ्लो स्ट्रेसेस हायर टेम्परेचर पे कम हो जाते हैं. टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग इंक्लूड बोल्ट्स, डिस्क्स, गियर्स, टरबाइन डिस्क, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, वाल्व बॉडीज, स्मॉल कंपोनेंट्स फॉर हाइड्रोलिक सर्किट्स एक्सेट्रा. यानी फोर्जिंग द्वारा बोल्ट्स, डिस्क, गियर्स, टरबाइन डिस्क, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, वाल्व बॉडीज और हाइड्रोलिक सर्किट्स के छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं. फोर्जिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस. फोर्जिंग के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे क्लोजर डायमेंशनल एक्यूरेसी इज अचीव्ड, रिक्वायर वेरी लिटिल मशीनिंग आफ्टर फोर्जिंग. यानी डायमेंशनल एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है और प्रोडक्ट बनने के बाद में फाइनल स्टेज के लिए मशीनिंग काफी कम रिक्वायर्ड होती है. मटेरियल सेविंग इज द रिजल्ट. इसकी वजह से काफी मटेरियल बच जाता है. हायर स्ट्रेंथ, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, फेवरेबल ग्रेन ओरिएंटेशन, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश आर अदर मेरिट्स. बाकी के एडवांटेजेस हैं ज्यादा स्ट्रेंथ, काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी, ग्रेन्स का ओरिएंटेशन काफी अच्छा होता है और सरफेस फिनिश काफी अच्छी होती है. हाउएवर कॉम्प्लेक्स डाई मेकिंग इज कॉस्टली. लेकिन कॉम्प्लेक्स डाई बनाना जरूर कॉस्टली होता है. अब अगर फोर्जिंग को क्लासिफाई किया जाए तो फोर्जिंग कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड forging can be hammer forging or press forging. In hammer forging, impact loads are applied, whereas in press forging, gradual loads are applied. यानी लोड के आधार पे फोर्जिंग को हैमर फोर्जिंग या फिर प्रेस फोर्जिंग में विभाजित किया जा सकता है. हैमर फोर्जिंग में झटके से लोड डाला जाता है, जबकि प्रेस फोर्जिंग में लोड धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है. Second classification is based on the nature of material flow and constraints on flow by the die punch, and that can be open die forging, impression die forging और flashless forging. यानी मटेरियल के फ्लो के नेचर के हिसाब से और साथ में डाई या पंच के कंस्ट्रेंट के हिसाब से फोर्जिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओपन डाई फोर्जिंग में, इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में और फ्लैश लेस फोर्जिंग में. अब अगर क्लासिफिकेशन किया जाए टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस के आधार पे तो हॉट फोर्जिंग हो सकती है और कोल्ड फोर्जिंग हो सकती है. हॉट फोर्जिंग काफी कॉमन है क्योंकि डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है, लेकिन मटेरियल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और डक्टिलिटी बढ़ जाती है. जबकि कोल्ड फोर्जिंग में मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से. अब अगर ओपन डाई फोर्जिंग के बारे में बात की जाए तो द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू प्लेटन्स. देयर इज नो कंस्ट्रेंट टू मटेरियल फ्लो इन लेटरल डायरेक्शन. अपसेटिंग इज एन ओपन डाई फोर्जिंग इन विच द बिलेट इज सब्जेक्टेड टू lateral flow by the flat die and punch. Due to friction, the material flow across the thickness is non-uniform. Material adjacent to the die gets restrained from flowing, whereas the material at center flows freely. This causes a phenomena called barreling in upset forging. यानी कि ओपन डाई फोर्जिंग में वर्कपीस को दो प्लेटन्स के बीच में दबाया जाता है और जो मटेरियल है वो लेटरल डायरेक्शन में फ्लो करता है. अपसेटिंग एक ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस है जिसमें बिलेट का लेटरल फ्लो होता है फ्लैट डाई और पंच के बीच में. फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल का फ्लो
काफी नॉन यूनिफॉर्म रहता है। जो मटेरियल डाई के आसपास होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, जबकि सेंटर का मटेरियल इजीली फ्लो कर जाता है। इसकी वजह से बैरलिंग फिनोमेना अपसेट फोर्जिंग में देखा जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझा जाए तो ये अपर डाई है और ये लोअर डाई, ये बीच में हमारा बिलेट रखा हुआ है। जब यहां कंप्रेसिव फोर्सेस लगाई जाएंगे तो जो वर्कपीस है वो इस टाइप से कुछ बल्ज हो जाता है। यहां पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अपर डाई और लोअर डाई फ्रिक्शन एक्सर्ट करती हैं और उसकी वजह से यहां से मटेरियल एक्सपैंड नहीं हो पाता, जबकि सेंटर से मटेरियल इजीली फ्लो कर जाता है। अब अगर इंप्रेशन डाई फोर्जिंग के बारे में बात की जाए तो इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग बोथ डाई एंड पंच हैव इंप्रेशंस शेप्स विच आर इम्पार्टेड ऑन टू द वर्क पीस। यानी इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में डाई और पंच दोनों में इंप्रेशंस होते हैं, शेप्स बनी होती हैं जो कि वर्कपीस को डिजाइन या जो भी शेप है वो देती हैं। देयर इज मोर कंस्ट्रेंड फ्लो इन दिस प्रोसेस। मोरोवर द एक्सेस मेटल फ्लोज आउट ऑफ द कैविटी फॉर्मिंग फ्लैश। यानी कि यहां पर मटेरियल के फ्लो पर काफी ज्यादा कंस्ट्रेंड होता है और साथ में एक्सेस मेटल कैविटी के साइड से बाहर निकल आता है, जिसको कि फ्लैश कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्लैशलेस फोर्जिंग। द वर्कपीस इज टोटली कंस्ट्रेंड टू मूव विद इन द डाई कैविटी। नो एक्सेस मटेरियल एंड हेंस नो फ्लैश फॉर्म्स। Flashless forging involves high level of accuracy. The design of shape of the die cavity, finished product volume are very important. मतलब कि फ्लैशलेस फोर्जिंग में वर्कपीस पूरी तरीके से डाई के कैविटी के बीच में ही मूव करता है, बिल्कुल भी एक्सेस मटेरियल नहीं बचता, इसलिए फ्लैश नहीं बनता। फ्लैशलेस फोर्जिंग में काफी हाई एक्यूरेसी मिलती है। फ्लैशलेस फोर्जिंग में जो डाई की कैविटी है यानी डाई की गुहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका डिजाइन पूरा का पूरा असर डालता है मटेरियल के डिजाइन के ऊपर। फिनिश्ड प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप की फोर्जिंग को मैं अगले वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।